क्या हाल चाल है दोस्तों। हम यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर मेरे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैं ये बता रहा हूँगा और कैमरे पर तुम सभी लोग होंगे। और अगर तुम लोग इंटरेस्ट रखते हो फिलॉसफी में या फिर क्वांटम फिजिक्स में या क्वांटम कंप्यूटिंग में या मैथमेटिक्स में या फिजिक्स इन जनरल में, तो ये सीरीज तुम लोगों के लिए होने वाली। दिस इज फॉर एवरीवन, एवरी क्यूरियस पर्सन। कोई भी अगर मेरी तरह थोड़ा इंट्रोवर्ट है, थोड़ा ओवर थिंकर है और फिजिक्स में काफी रुचि रखता है, तो उसके लिए ये सीरीज होने वाली है। और कोई भी बैकग्राउंड एज्यूम नहीं किया जाएगा। मुझे यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना है कि व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स। मुझे सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है कि व्हाई क्वांटम फिजिक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। काफी सारे लोग हैं जैसे रिचर्ड फाइनमैन, नील्स बोहर, नाम सुने हुए ना, उन्होंने काफी बार बोला है कि क्वांटम फिजिक्स इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, नोबडी कैन अंडरस्टैंड क्वांटम फिजिक्स। ऐसी ऐसी बातें तुम लोगों ने सुनी होंगी। नील्स बोहर ने तो ये कहा था, इफ यू थिंक यू कैन अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स यू डोंट अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स। तुम्हें लगता है समझ पा रहे हो इसको, तो तुम नहीं समझ पा रहे। दिल में आती है, समझ में नहीं साधारण भाषा में ऐसे। तो ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट एंड व्हाई देयर आर सो मेनी इंटरप्रिटेशंस ऑफ क्वांटम फिजिक्स। मतलब मैं कहानी अगर स्टार्ट करना चाहूं तो हम क्लासिकल फिजिक्स से कर सकते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में सबसे पहली चीज हमारे पास आती है डिटर्मिनिज्म। कि जो भी चीज है ना, मैं मेरे को अभी तुम अगर इनिशियल कंडीशंस बता दोगे किसी भी चीज की, फॉर एग्जांपल पोजीशन बता दो, वेलोसिटी बता दो अगर एक पार्टिकल की, तो मैं उसके फ्यूचर ट्राजेक्टरीज बता दूंगा, मैं उसके पूरे फ्यूचर के बारे में बता दूंगा। ये थी न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन पॉइंट ऑफ व्यू। अब न्यूटन अकेले नहीं थे, ऐसे समझो न्यूटन ने सबसे पहले टूथपेस्ट बनाई थी, लेकिन टूथपेस्ट के और भी तो ब्रांड्स होते हैं ना। तो एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, एक लैग्रांजियन मैकेनिक्स है और एक हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स है। मतलब ये कोई अलग चीजें नहीं है, ऐसे समझ लो डिफरेंट फॉर्मुलिज्म है। एक टूथपेस्ट के डिफरेंट ब्रांड्स है, बस और कुछ भी नहीं, बस वैसा ही समझो। ठीक है, तो ये है हमारे पास चीज। लेकिन इन सब में ना एक चीज कॉमन है, इवन आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी ये चीज है कि अगर तुम मुझे इनिशियल कंडीशंस बता दोगे, अगर मुझे बता दोगे कि अभी क्या वेलोसिटी है, क्या पोजीशन है पार्टिकल की, तो मैं उसकी फ्यूचर ट्राजेक्टरीज बता दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियल कंडीशंस मुझे बता दो, फॉर एग्जांपल मुझे बता दो इनिशियल पोजीशन और इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, मैं फ्यूचर का उसका बता दूंगा, मैं उसके पास्ट के बारे में भी बता दूंगा। दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड क्लासिकल फिजिक्स। और ऐसे समझो कि एक बर्फ की तरह था ये आइडिया, और क्वांटम फिजिक्स के आते ही सब मेल्ट हो गया। शुरुआत हुई मैक्स प्लैंक से, लेकिन मैं ऐसा अगर मेरे हाथ में होता, मैं उतना बड़ा इंसान होता कि मैं अगर किसी को सबसे बड़ा क्रेडिट दे सकता, तो वो होगा हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग वो इंसान है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में शुरुआत करने वाले, बात करने वाले हैं। तो ऐसे समझो कि एक बर्फ है, हाइजेनबर्ग के आते ही वो बर्फ मेल्ट हो गई, पूरी की पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स को हिला के रख दिया कि शायद हमारे यूनिवर्स में कुछ एक्चुअल इनहेरेंट रैंडमनेस है जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं है वो रैंडमनेस। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये बड़ा शॉर्ट सा रहेगा, काइंड ऑफ एक मैं स्टोरी बताने वाला हूं, आने वाली वीडियोस में भी एक स्टोरी टाइप रहेगी। मैं कोई यहाँ पे बहुत भाषण देने नहीं आया हूं, मैंने बताया ना, मैं नहीं सिखाने आया हूं व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, मैं बताने आया हूं व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, व्हाई देयर आर सो मेनी इंटरप्रिटेशंस। क्या एक्चुअल में हमारे यूनिवर्स में क्या एक्चुअल में ये हमारी एक रियलिटी है और ऐसी बहुत सारी रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। हम इसके बारे में डीप जाएंगे और जानेंगे कि क्यों मुझे पर्सनली ये आइडिया उतना ज्यादा पसंद नहीं। मे भी पूरी की पूरी क्वांटम फिजिक्स जो इतनी वियर्ड है, शायद ये एक टूल हो हमारे एक्सपीरियंसेस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। वेट अ सेकंड, आई नो इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे समझो कि शायद वो हमने 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ा होता ना, बस वैसा ही शायद एक टूल हो अपने एक्सपेरिमेंट्स की आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, कि शायद ये हो सकता है, शायद वो हो सकता है, शायद ऐसा एक टूल हो। कोई मैथमेटिकल टूल बना दिया जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तो सभी कंफ्यूज हैं। शायद इनका कोई रियलिटी से लेना देना नहीं है, इट इज जस्ट अ टूल। दिस इज वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स। मेरे को उतनी नहीं पसंद है,
बट इट इज वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन। ये इंटरप्रिटेशन क्यों बन रही है, क्यों अलग अलग विचार हैं अलग अलग लोगों के। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं इस क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। तो क्वांटम मैकेनिक्स, दिक्कत यह है कि इसकी जितनी भी प्रिडिक्शंस हैं वो सारी सही हैं। अभी कोई इसको रॉन्ग प्रूव नहीं कर पाया, तो सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सबसे ज्यादा मिस यूज भी इसका किया जाता है। क्वांटम हीलिंग जैसी चीजों के बारे में बात किया जाता है कि क्वांटम फिजिक्स का यूज करके तुम अपने अनलॉक कर सकते हो सुपरनेचुरल पावर्स को। फॉर एग्जांपल, जिसके बारे में जिसके जिसके लिए मैंने ये सीरीज बनाई है, मैं कुछ लोगों को वहां से खींच के लाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी पर्सनल डायरी, मतलब जो लोग मुझे पहले से जानते हैं और पहले से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैं पहले खुद को समझाता हूँ पूरी चीज। ये पूरा का पूरा भाषण मैं अपने आप को सुना चुका हूं, तब तुम लोगों के सामने आया हूं। बट ये जितनी भी चीजें यहाँ पे हैं, मैं आप सभी लोगों को एक चीज तो जरूर बोलना चाहूंगा। शायद कुछ मुझसे छोटे होंगे जो ये वीडियो को भी देख रहे होंगे, जो तुम लोग तो छोटे ही हो, बट और कुछ लोग मुझसे बड़े होंगे, शायद वो एक ऐसी थिंकिंग में फंस चुके कि हमारे तो पहले ही सारा कुछ लिखा है। मैं वहां भी जाऊंगा। ये मैं फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने वाला हूं, जो कि किसी ने नहीं किया है। ऐसा होता ना कि हमारे तो पहले लिखी हुई थी ये चीज, हमारे तो ये लिख, अबे भाई लिख, मान लिया तुम्हारे सब कुछ लिखा था, आगे नहीं बढ़ना क्या वहां से? सही बात है ना। अबे लिखा भी था, मान लिया, एक्सेप्ट मैंने ही कर लिया कि भाई वैसे तो नहीं है ये ट्रू, बट मान लिया सब कुछ पहले ही लिखा था, मैथमेटिकल इक्वेशन भी तुम्हारे पहले ही लिखी थी, अब निकल लो बाहर, प्रोग्रेस भी तो करनी है वहां से, है ना। तो मैं वहां से खींच के लाने का काम करूंगा। ये इसलिए मैंने ये सीरीज, मैंने सोचा कि पहले एजेंडा बता दूं कि मैं इसलिए ये सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं। वापिस आते, तो मैंने इनके बारे में बताया। अगर मैं स्टार्टिंग करना चाहूं तो स्टार्टिंग होती है मैक्स प्लैंक से। मैक्स प्लैंक ना एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे थे। बाय द वे, जिस समय के मैक्स प्लैंक है ना, तो इनके टीचर ने बोल दिया था कि भाई फिजिक्स में ना सब कुछ डिस्कवर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है भाई, अब कुछ नहीं बचा फिजिक्स के अंदर, तो तुम मत जा फिजिक्स के फील्ड में। लेकिन ये भाई थोड़े से वो जुझारू आदमी थे, थोड़े से इनके अंदर एक आग जली कि नहीं भाई मैं तो इसमें जाऊंगा। एक प्रॉब्लम चल रही थी उस समय, विच इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में प्रॉब्लम। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसका मतलब ये था कि अगर हम ऐसा मान ले कि पूरे यूनिवर्स में एक ऐसी बॉडी एग्जिस्ट करती है, इमेजिनरी बॉडी, जो कि सारी की सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर सके और उसको एमिट करने की भी क्षमता रखती हो, ऐसी बॉडी को हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। और हम मान के चल रहे हैं इससे निकलने वाली जो भी लाइट होंगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय दिस बॉडी, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे और किसी भी चीज पे नहीं, सिर्फ टेम्परेचर पे। आई नो और भी कई सारी चीजों पे डिपेंड करता होगा, लेकिन ये आइडियल बॉडी है, ठीक है, आइडियल है, ऐसा होना चाहिए। क्लियर। लेकिन दिक्कत ये थी कि एक्सपेरिमेंटली हमें एक ऐसा ग्राफ मिल गया, यहां पे अगर मैं रख दूं रेडिएशंस को, जो भी रेडिएशन एमिट हो रही है, यहां पे अगर मैं रख दूं वेवलेंथ को, तो कुछ ऐसा सा ग्राफ, जस्ट मैंने रफ ग्राफ बनाया बाय द वे, कोई एक्यूरेट ग्राफ नहीं है, ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर काफी सारे साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट सामने आए जिन्होंने इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की इस ग्राफ को। बाय द वे, इसका थोड़ा सा मीनिंग बता देता हूं। कोई भी बॉडी अगर 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पे होगी, 0 केल्विन इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इससे नीचे नहीं हो सकता टेम्परेचर। बट अगर कोई भी बॉडी 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर रखेगी, तो उसको रेडिएशंस एमिट करनी ही होंगी। मेरी बॉडी में से इस समय बहुत सारी रेडिएशंस निकल रही हैं, मैं नहीं देख सकता हूं क्योंकि मेरी आंखें विजिबल रीजन को ही देख सकती हैं, लेकिन विजिबल के लेफ्ट राइट भी तो काफी सारी है ना। तो मेरे हाथ से इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही है, गर्मी के कारण, हीट के कारण हीट रेडिएशंस निकल रही हैं। समझ गए? हम नहीं देख सकते ह्यूमन बींग्स, बट हमारी बॉडी से निकल रही हैं, इस डेस्क से निकल रही हैं, मेरे कैमरे से निकल रही हैं, हर चीज से रेडिएशंस निकलती हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन दिक्कत पता क्या है? हमने एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे किसी बॉडी को रखा और देखा उसे क्या क्या रेडिएशंस एमिट हो सकती हैं। तो कुछ ऐसा सा ग्राफ हमें देखने को मिला। हमने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे ये चीजें करने की कोशिश की, बट कई सारे साइंटिस्ट आ गए, जैसे एक थे रेले, ये बहुत फेमस थे, रेले जीन्स। मतलब रेले ने पहले काम किया था, जीन्स ने उसे मॉडिफाई करने की कोशिश की, तो उन्हें पता लगा कुछ ऐसा सा ग्राफ वो ऑब्टेन कर पा रहे हैं। वेट अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा और एक्यूरेट बना सकता हूं। कुछ ऐसा सा ग्राफ वो बना पा रहे थे। मतलब लॉन्गर वेवलेंथ के लिए तो वो ग्राफ सही था, शॉर्टर वेवलेंथ के लिए वो
एकदम बर्स्ट हो रहा था एट ए गिवन टेम्परेचर। अगर हम शॉर्टर वेवलेंथ की बात करें तो भाई इन्फानाइट रेडिएशन एमिट हो रही थी। इसे बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रॉफी। आई होप ठीक है आ गया। तो अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रॉफी, फिजिक्स आकर रुक गई वहां पे। दिस इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी प्रॉब्लम। मैक्स की एंट्री नहीं हुई अभी तक की, प्लैंक की। अब मैक्स प्लैंक को पता लगा कि एक ऐसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो इन्होंने क्या किया, ये भी बड़े रैशनल आदमी थे, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने एज्यूम किया। अभी तक इनके समय तक ये कहानी सबको पता चल चुकी थी कि जितनी भी एनर्जी होती है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होती है। क्लासिकल फिजिक्स की सबसे गहरी जो बात है वो यही है। ये जो क्लासिकल फिजिक्स है इसमें एक चीज और इनबिल्ट है कि हम बात करते हैं स्मूथ चीजों की, हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस चीजों की। हम बिल्कुल अपनी डिस्कशन में कभी भी नहीं लाते हैं डिस्क्रीट चीजें। ये तो क्वांटम मैकेनिक्स में वो क्वांटा वर्ड ही डिस्क्रीटनेस की वजह से आया था। तो उस समय सब कुछ स्मूथ, कॉन्टिन्यूअस, डिटर्मिनिस्टिक, ये सारी चीजों की बात होती थी। लेकिन मैक्स प्लैंक ने ना कहा कि मैं एज्यूम करके देखता हूं ना एक बार, शायद जो भी बॉडी रेडिएशन को एमिट कर रही है वो डिस्क्रीट अमाउंट में कर रही हो, है ना, करके देखते हैं ट्राई। और जैसे ही इन्होंने अपनी कैलकुलेशन में इन्होंने बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन की, मतलब ऐसे ही थोड़ा इधर उधर इक्वेशन से क्वेश्चन जोड़ के इन्होंने जब कैलकुलेशन करने की कोशिश की तो इनका एकदम सही ऐसा फॉर्मूला इन्होंने बना दिया जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा था, इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा था। तो बढ़िया, मैक्स प्लैंक ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन मैक्स प्लैंक ना थोड़ा मैंने बताया ना, वो रैशनल नहीं, वो कंजर्वेटिव टाइप के आदमी थे। दैट इज द मेन वर्ड जो मैं ढूंढ रहा था। वो कंजर्वेटिव टाइप के आदमी थे, पुराने ख्यालात के। वैसे वो नहीं बिलीव करते थे कि एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। वो तो आइंस्टाइन भाई को आना पड़ा ये बताने के लिए कि एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। 1905 में उन्होंने पेपर पब्लिश किया। तो अब सारी चीजें चल रही थी। मैक्स प्लैंक का जो मेन फॉर्मूला अगर सामने लाना चाहूं वो ये था, E इज इक्वल टू एच न्यू। मतलब कहने का जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, क्वांटा की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। फिर आए आइंस्टाइन जिन्होंने इसको और ज्यादा सपोर्ट किया। प्लैंक को खुद को भी आइडिया उतना पसंद नहीं था। सोचो, खुद का ही आइडिया पसंद नहीं था, बट की एनर्जी डिस्क्रीट पैकेट में एग्जिस्ट करती है। और एक और एक्सपेरिमेंट, एक लॉरेंस थे, सॉरी लॉरेंस या हर्ट्ज, इनमें से कोई एक साइंटिस्ट थे, उनका एक एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई थिंक हर्ट्ज थे। तो हर्ट्ज का एक एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसकी इंटरप्रिटेशन कोई नहीं दे पा रहा था। उसमें भी जब आइंस्टाइन ने एज्यूम किया कि लाइट पैकेट की फॉर्म में हो सकती है, बाय द वे बहुत सालों की मेहनत के बाद पता चला कि लाइट वेव की फॉर्म में होती। बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा इकट्ठा हो चुका था। किसी की औकात, किसी की हैसियत नहीं थी कोई खड़ा होकर बोल दे कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किसी में हिम्मत नहीं थी इतनी, क्योंकि इतना सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा सपोर्ट कर रहा था वेव नेचर ऑफ लाइट को। लेकिन आइंस्टाइन आए, आइंस्टाइन ने सोचा, जब 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 प्लैंक ने माना है कि एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में हो सकती है, पैकेट की फॉर्म में हो सकती है, दिस इज द फॉर्मूला, तो व्हाई नॉट लाइट। लाइट भी शायद पैकेट की फॉर्म में होती होगी। जैसे आइंस्टाइन ने एज्यूम किया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस चीज को अप्लाई किया, आइडिया को, तो एक्सप्लेन कर दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1 मिनट में अगर समझाना चाहूं तो अगर मेरे पास एक मेटल प्लेट है जिसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पड़े हैं, तो वो सिर्फ तभी निकल पाएंगे अगर मैं लाइट को भेजता हूं तो एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे ही इलेक्ट्रॉन एमिट हो पाएंगे। मतलब अगर एक अमाउंट, एक पैकेट इसके पास गया, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन उस पैकेट के पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। अगर उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी से ज्यादा कम है तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। सॉरी, उससे अगर कम है एनर्जी तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अब ये जो भी एनर्जी लेके आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां फंसा हुआ है, लेट अस से इसके पास फाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इसको निकलने के लिए, लेकिन ये लेके आ रहा है फाई से ज्यादा। तो जैसे ही एनर्जी आके इस इलेक्ट्रॉन को देगा, ये पैकेट, याद रखना आइंस्टाइन तभी एक्सप्लेन कर पाए थे कि लाइट जो है वो पैकेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जैसे ही इन्होंने ये पैकेट, जैसे ही लाइट का पैकेट इस इलेक्ट्रॉन पे गिरा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। लेकिन एक सेकेंड, एनर्जी तो ज्यादा थी ना उस
पार्टिकल के पास, लाइट के पार्टिकल के पास, आई नो यू नो कि इसे बोलते हैं फोटोन, बट अभी मैं बचना चाह रहा हूं उस वर्ड से। लाइट के जो पार्टिकल हैं वो ज्यादा एनर्जी लेके आ रहे थे, तो इसने कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफर करी और बाकी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, मतलब इलेक्ट्रॉन को चलने में हेल्प की। दैट मीन्स टू से ये ई टोटल एनर्जी जो फोटोन लेके आ रहे थे, जो लाइट के पार्टिकल लेके आ रहे थे, दैट इज इक्वल टू दिस। मेरा बिल्कुल मोटिव नहीं है कि मैं यहां पे फॉर्मूला सिखाऊं तुम लोगों को, जस्ट मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि चीजें वर्क कर गई जब ये प्लैंक की थ्योरी को हमने अपना लिया, आइंस्टाइन ने अपना लिया कि जो लाइट है वो भी पैकेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। भाई साहब, लेकिन वेव नेचर में भी एग्जिस्ट करती लाइट, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा बहुत है। दैट मीन्स टू से हमें यहां से ये समझ आया कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है। बट दिक्कत पता क्या है, इसके बाद ना अभी एक और भी प्रॉब्लम साइड बाय साइड चल रही थी, विच इज एटम्स तो डिस्कवर हो गए। आइंस्टाइन ने एक पेपर पब्लिश किया, कुछ ब्राउनियन मोशन वगैरह का यूज किया, जिसमें इन फ्यूचर बात करेंगे, बट आइंस्टाइन ने प्रूव कर दिया कि एटम्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन उस एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात चल रही थी, काफी सारे लोगों ने ट्राई किया, थॉमसन ने ट्राई किया, रदरफोर्ड ने ट्राई किया, बहुत सारे लोगों ने, एंड देन केम बोहर। बोहर ने आइडिया फिर से सोचा, यार क्या कर सकते हैं, क्या कमी हो रही है, सबके जो मॉडल्स हैं वो फेल हो रहे हैं, एटॉमिक मॉडल। जैसे फॉर एग्जांपल जो रदरफोर्ड थे, उन्होंने ये बोला सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमें मैक्सवेल की थ्योरी बताती है, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया था, मैक्सवेल की थ्योरी बताती है जब भी एक पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो एनर्जी एमिट करेगा। मैं इसको समझा सकता हूं और भी अच्छे तरीके से। मान लो पूरे यूनिवर्स में ना एक फील्ड फैली हुई है, एक इमेजिनरी फील्ड, ये रही वो फील्ड। अब मान लो यहां पे एक पार्टिकल है, हमने अपनी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि एक पार्टिकल बाहर की तरफ फील्ड निकालता है। एक तो ये फील्ड है जो पूरे यूनिवर्स में फैली है, उसको इग्नोर करो अभी के लिए। ये जो पार्टिकल है अपनी भी फील्ड निकालेगा आगे की साइड। अब जैसे ही ये पार्टिकल एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा तो देयर विल बी सम चेंज। ये जो एक्सटर्नल फील्ड है ना, इसके अंदर कुछ चेंज आएगा। चेंज का मतलब, अगर मैं मान लो सामने एक चादर पड़ी हुई है, मैं चादर पे भागने की कोशिश करूं तो उसके अंदर, चादर के अंदर रिपल्स क्रिएट हो जाएंगी। एक 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 ऐसे जैसे पानी में पत्थर फेंको रिपल्स बन जाती ना, तो मैक्सवेल ने कहा यहां पे भी रिपल्स बन जाएंगी, एंड दोज रिपल्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कुछ नहीं, वो लाइट का स्पेक्ट्रम ही है जिसके बारे में आज तक हमने सुना था। रेडियो वेव्स, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, वो सारी की सारी रेज वही है और कुछ भी नहीं। तो ये था अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, ठीक है। इसका मतलब एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। या फिर ये भी बोल सकते हैं ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तब भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकाल सकता है। रदरफोर्ड ने सोचा भाई उनकी तो आज तक इतनी सक्सेसफुल है थ्योरी, मैक्सवेल की थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये वाली थ्योरी आज तक कितनी ज्यादा सक्सेसफुल है। तो रदरफोर्ड ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा ही सोचें कि इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी रदरफोर्ड ने की थी, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, और रिवॉल्व करते 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 सेंटर में। क्योंकि सोचो ना यार, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट करते 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 रेडिएशन एमिट करेगा, रेडिएशन एमिट करते 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 बीच में गिर जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और यहाँ ये है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सेंटर में प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पहले एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं। तो इन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा और बीच में। लेकिन भाई इस हिसाब से पूरा यूनिवर्स ही खत्म हो जाना चाहिए था, सारे एटम्स ही कोलैप्स कर जाने चाहिए थे। हम क्या, पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था इस थॉट के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स इसमें कमी है बहुत सारी, और वो कमी पता लगी बोहर के थ्रू हमें, जिन्होंने करेक्शंस दी इसमें। इन्होंने कहा कि ऐसे समझो सेंटर में है न्यूक्लियस, उसके अराउंड में बहुत सारे स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, जैसे
जैसे प्लेनेटरी ऑर्बिट्स होते हैं ना, कि एक सेंटर में सन है, थोड़ी देर के लिए सर्कल मान लेते हैं कि वहां पे अलग अलग प्लैनेट्स घूम रहे हैं, अलग अलग प्लैनेट सर्कल की शेप में घूम रहे हैं। वैसा ही बोहर ने सोचा है होता होगा। या तो इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, इनके बीच में कहीं नहीं हो पाएगा। दीज आर स्टेशनरी ऑर्बिट्स। एटम के अंदर अगर मैं एटम को कभी जूम कर पाया तो एटम के अंदर मुझे दिखाई नहीं देंगे ये ऑर्बिट्स, बट देयर एग्जिस्ट सम ऑर्बिट जहां पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। कुछ फिक्स्ड, कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करते हैं। बोहर ने ये बोला अगर तुम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो वो जंप कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी एमिट करेगा तो वो फिर से जंप कर जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन या तो यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। एट द एंड ऑफ द डे बोहर अभी भी क्लासिकल फिजिक्स पे ही है। अभी भी बोहर क्लासिकल फिजिक्स पे, क्लासिकल दिमाग लगा रहा है। डिटर्मिनिस्टिक चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन जाएगा, जंप करेगा इलेक्ट्रॉन में। अगर मैं देख सकता तो इलेक्ट्रॉन मुझे जंप करता हुआ दिखता नीचे वाले ऑर्बिट में। ऐसी ऐसी चीजें हमें यहां से पता लग रही थी बोहर से। लेकिन मेन जो बोहर ने अपना दिमाग लगाया, जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज थी, जो कि वापिस आ रही थी, पहला मैक्स प्लैंक ने बताया था एनर्जी क्वांटाइज, एनर्जी के पैकेट। दूसरा आइंस्टाइन ने बताया लाइट के पैकेट। तीसरी थी बारी बोहर की, बोहर ने बताया एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन। मतलब ऐसे समझ लो बोहर के डायरेक्ट दिमाग से निकली हुई चीज है। कहां से लाए इसका डेरिवेशन? कुछ भी नहीं, बोहर के सीधा दिमाग में से निकली। शायद स्पेस भी, शायद कुछ कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो पैकेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती होंगे। दैट फिजिकल क्वांटिटी वाज अकॉर्डिंग टू हिम एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, जिसके कारण से ये अपनी पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन कर पाए। दो पॉइंट्स इनके मेजर थे। सबसे पहले कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है, दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइड बाय 2 पाई। बाय द वे, वेट अ सेकंड, रुको 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 रुको, ये h कहीं और भी देखा था ना, ये रहा h न्यू। ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट बहुत ज्यादा काम आ रहा है। इसका मतलब है पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स। इवन अगर तुम लोगों ने कभी, प्लीज घबराना मत, हम इसको नहीं नहीं अभी करने वाले हैं कुछ भी इसका, जस्ट ऐसे ही दिखा रहा हूं, स्टाइल मारने के लिए दिखा रहा हूं, ऐसे समझ लो। ये इक्वेशन देख पा रहे हो, दिस इज श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। ये रहा प्लैंक्स कांस्टेंट। बस इस पे मैंने h बार लगा दिया, जिसका मैं रीजन आगे जाके बताने वाला हूं, बट दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। फिर से वापस आ रहा है। इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमें चीज दिखाई दे रही है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। बढ़िया था, बहुत अच्छी बात है। और ये था एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन। ये है हमारे पास L, विच इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू इन्होंने एकदम बोल दिया यार एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। और दूसरी चीज उन्होंने बोली कि एक पार्टिकल है, या तो वो ये यहां से सेकंड में जंप करेगा या सेकंड से फर्स्ट में जंप करेगा। अभी भी क्लासिकल मैकेनिक्स उनके दिमाग में चल रही है, लेकिन अभी भी काफी सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिनको इनका जो थॉट है, इनके जो मॉडल था, एटॉमिक मॉडल, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। काफी सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स निकल रहे थे। तो इसके बाद एक और इंसान है, स्टार्क एंड गार्लिक। सो सॉरी अगर मैं इनके कुछ स्पेलिंग में दिक्कत कर रहा हूं। इन्होंने बोला स्पिन इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। मतलब एक के बाद एक भाई साहब ऐसे पत्थर गिरते ही जा रहे हैं कि हमारा यूनिवर्स जो है ना, वो एक्चुअल में कॉन्टिन्यूस है ही नहीं। जैसा क्लासिकल मैकेनिक्स हम प्रिडिक्ट करती थी कि पूरा का पूरा यूनिवर्स क्वांटाइज्ड, पूरा का पूरा यूनिवर्स स्मूथ है, कॉन्टिन्यूस, एनर्जी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कितनी भी वैल्यू हो सकती है एनर्जी की। एक के बाद एक 20th सेंचुरी में हमें दिखता गया कि भाई साहब सारी चीजें डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। एंड ये जो स्टार्क एंड गार्लिक एक्सपेरिमेंट है, स्पिन क्वांटाइज्ड के बारे में बताया। साधारण भाषा में बताता हूं, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। एक एटम है फॉर एग्जांपल, एटम के सेंटर में है न्यूक्लियस, उसके अराउंड काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जो लास्ट ऑर्बिट है ना इसका, यहां ऑर्बिट में पड़ा एक इलेक्ट्रॉन। अभी अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट टू ऑर्बिट जंप कर सकता है, नॉट इन बिटवीन। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन एट ऑल व्हाई नॉट, बट बोहर ने अज्यूम किया ऐसा हो सकता है। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। अरे तभी तो क्वांटम मैकेनिक्स आगे बढ़ रही है, एक्सप्लेनेशंस नहीं है, बस चल रहा है काम। तो यहां पे बाहर एक
इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, जिसकी वजह से अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो एक दूसरे के, जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना होगा, ठीक है। एक और हमें आज इंपॉर्टेंट बात पता लगी, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन जो जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इस तरीके से रोटेट करते हैं कि वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर दें, ठीक है। लेकिन बाहर वाला जो एक अकेला इलेक्ट्रॉन रह गया ना, ये जो अकेला इलेक्ट्रॉन रह गया है, ये हमारे काम का है, क्योंकि बाकी सभी ने, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी सभी ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के साथ कैंसिल कर ली, ये बाहर वाला किसी के साथ कैंसिल नहीं कर पाया। दैट मींस अब ये पूरा का पूरा एटम एक छोटी सी मैग्नेट जैसा बन गया। कहां से आ रही है मैग्नेटिक फील्ड? इस छोटे इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रही है। ये मूव कर रहा है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कोई कैंसिल नहीं कर रहा है। तो पूरा का पूरा एटम, जो ये एटम है, एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, छोटी सी मैग्नेट की तरह। और इन्होंने बताया कि वो जो मैग्नेट होती है, उनको मैं एक प्रॉपर्टी अभी असाइन कर देता हूं। आने वाली लेक्चर्स में हम सीरीज में इसको देखेंगे कि इस स्पिन का एक्चुअल में क्या मतलब होता है। बट फिलहाल के लिए अगर मैं इस मैग्नेट के साथ एक प्रॉपर्टी एसोसिएट कर देता हूं, विच इज स्पिन, दैट इज क्वांटाइज्ड, क्वांटम फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वो भी पैकेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये जो मैग्नेट है, ये ऐसा नहीं है कि इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये भी क्वांटा पैकेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। कैसे? और ये एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने ऑलरेडी इसको 5-6 बार बता दिया है जब मैं क्वांटम कंप्यूटिंग के अपने लेक्चर्स बता रहा था। फिलहाल के लिए इसको स्किप करना चाहेंगे। फिर से घूम फिर के एक बात पता लगी कि क्वांटाइजेशन वापस आ रही है यार। एंड देन एंट्री होती है एक और इंसान की, जिसका नाम है डी ब्रोगली। इन्होंने कहा, भाई बहुत हो गया तुम लोगों का यार, कुछ कुछ चलाई जा रहे हो तुम लोग। ये बताओ, अगर तुम लोग बोल रहे हो कि लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, तो लाइट के जो पार्टिकल है तुम उसे फोटोन बोल रहे हो, सब कुछ सही है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा क्यों नहीं करते? प्रोटॉन ऐसा क्यों नहीं करते? न्यूट्रॉन ऐसा क्यों नहीं करते? बताना जरा। डी ब्रोगली ने ये क्वेश्चन उठाया। शायद इलेक्ट्रॉन भी, देख रहे हो, हर क्वेश्चन एक शायद की तरह स्टार्ट होता है ना, शायद इलेक्ट्रॉन भी एक वेव और पार्टिकल दोनों नेचर रखता हो। और इन्होंने एक फॉर्मूला दिया विच वाज लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय p। लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ, p का मतलब होता है मोमेंटम। वेवलेंथ हमने पढ़ा वेव्स के पास होती, मोमेंटम पार्टिकल्स के पास होता है। और इन्होंने एक चैलेंज थ्रो कर दिया, या फिर चैलेंज ले लिया एक इंसान ने जिसका नाम था श्रोडिंगर। अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है, वेव का मतलब जो कहीं सारी जगह पे हो सकती है ना, यही तो है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो तुम यहां थोड़ी सिर्फ सुन पा रहे हो कैमरे में, यहां भी तो ये लोग सुन पा रहे हैं। वेव का मतलब ही होता है ना कि वो फैलना, फैल जाती, कहीं सारी पोजीशन पे होना। भाई इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट चीजें भी हैं और वेव जैसी चीजें भी हैं। मैं जो भी बोल रहा हूं, मेरी आवाज फैल रही है, 4 लोगों तक पहुंच रही है। वेव का मतलब फैलना, इलेक्ट्रॉन भी फैला हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह की पिक्चर वो बताने की कोशिश कर रहे थे। सेंटर में न्यूक्लियस, उसके अराउंड कुछ ऐसा सा है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ऐसा सा कुछ, दिस इज इलेक्ट्रॉन। वेव की तरह कई सारी पोजीशन पे एट द वेरी सेम टाइम, ये इन्होंने बताने की कोशिश की। वेट अ सेकेंड, अरे फिर से आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट। तो श्रोडिंगर एक इंसान थे जिन्होंने एज अ चैलेंज इसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं ना अब इसकी इलेक्ट्रॉन की, अगर इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएट होती है तो मैं उसकी वेव इक्वेशन फाइंड आउट करूंगा, जो मैंने अभी लिखी भी थी ना, आयोटा दिस दिस, ऐसे ऐसे कुछ सिंबल्स लिख दिए थे। इन्होंने कहा मैं ढूंढूंगा इसकी इक्वेशन। इन्होंने ढूंढी भी, छुट्टी पे गए थे और थोड़े बदनाम किस्म के, बदनाम था इनका नाम मार्केट में, फिजिसिस्ट के बीच में, थोड़ा अजीब से शौक रखते थे ये। बताएंगे, इनकी तो पूरी कहानी बताऊंगा, इन पे पूरा लेक्चर आएगा कि क्यों बदनाम था इंसान। कि एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी रिचर्ड फाइनमैन में, कोई इंसान पीएचडी किया हो सकता है लेकिन फिर भी वो बेवकूफ है, ऐसा पॉसिबल है। पीएचडी को कभी भी कंफ्यूज मत करना इंटेलिजेंस के साथ। यू कैन हैव अ पीएचडी एंड यू कैन स्टिल बी इडियट, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो वही था इस इंसान के साथ कि काम तो बहुत अच्छा करा इन्होंने फिजिक्स में। व्हाट इज लाइफ, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी।
और बताया था कि कोई सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, डीएनए। बहुत सारी इन्होंने अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन आदमी थोड़ा अजीब से ही थे, बताऊंगा इनके बारे में। बट फिलहाल के लिए मैं ज्यादा बड़ा फैन श्रोडिंगर का ना होके मैं हूं हाइजेनबर्ग का, क्योंकि बोहर के साथ ज्यादातर काम जो किया वो थे हाइजेनबर्ग। अब आते हैं मेनली इन पे। हाइजेनबर्ग ने क्या किया, इनको भी काफी सारी प्रॉब्लम समझ आनी स्टार्ट हो गई। ये भी काफी सारे फिलोसोफर्स को पढ़ते थे। बोहर ने आके एक बार कहा कि यार काफी सारी दिक्कतें चल रही हैं और एटम के बारे में भी ऐसी कुछ मिस्टीरियस चीजें हैं। मैंने बोल तो दिया है कि पार्टिकल जो है या तो वो एक ही ऑर्बिट में होगा या दूसरे ऑर्बिट में होगा, नोट इन बिटवीन, लेकिन फिर भी चीजें समझ नहीं आ रही है। अच्छी बात थी, हाइजेनबर्ग के पास बहुत सारा डेटा थी और बोहर जैसे लोगों का साथ था। बोहर ने बोला कि भूल जाओ उस चीज को जिसे तुम नहीं देख सकते, डेटा तुम्हारे पास है ना, इसको रखो। और ये अर्नस्ट मैक को बहुत पढ़ते थे। अर्नस्ट मैक कहते थे कि हमें सिर्फ उस पे फोकस करना चाहिए जिसे हम देख सकते हैं, बस खत्म। भाई हाइजेनबर्ग ने भी यही किया कि एक्सपेरिमेंटल डेटा इनके पास ये है जो अभी तक हमने ऑब्जर्व किया है, और वो भी बोहर भी इनके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई डोंट फोकस ऑन थिंग्स यू कांट सी, जिसको तुम नहीं देख सकते उस पर फोकस ही ना करो। तो इन्होंने कहा भाई ठीक है, तुम्हारा ना बहुत हो गया। और तीसरा पंगा लेने के लिए इनके साथ एक पोली, वो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाला पोली, तो वॉल्फ्राम पोली उनका पूरा नाम था। अब वो भी इन पे क्वेश्चन पूछते थे कि भाई कहाँ तक प्रोग्रेस है, ये वो इनपुट भी काफी देते थे, काफी डिस्कशंस होती थी पोली और इनके बीच में। बट इनको एक बार गुस्सा चढ़ा और ये चले गए हेल्गोलैंड, एक टापू पे। हेल्गोलैंड एक टापू पे गए और इन्होंने ना सोच लिया कि भाई यहां से वापस जाऊंगा जब मैं इसका आंसर ढूंढ लूंगा, ये जो डेटा है इसका एक्चुअल मीनिंग ढूंढ लूंगा। बोहर की थ्योरी में काफी सारे गैप दिखाई दे रहे हैं यार, क्यों हो रहा है ये नहीं पता ना। बोहर ने बता दिया हो रहा है, क्यों नहीं पता चल रहा था। इन्होंने ना एक ही बात के साथ आधी फिजिक्स को उधेड़ के रख दिया, विच वॉज इलेक्ट्रॉन, वेयर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, या फिर देर इज नो पोजिशन, देर इज नो पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कोई पोजीशन से मतलब ही नहीं है। देर इज नो ट्राजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, कोई मतलब ही नहीं है हमें उसकी ट्राजेक्ट्री से, उसकी पोजीशन से। भाई सोच के देखो, फिजिक्स ही डिपेंड करती है, पूरी की पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स डिपेंड करती है कि मुझे स्टार्टिंग में पोजीशन बताओ, मोमेंटम बताओ, और मैं तुम्हें पूरी के पूरा उसका फ्यूचर या पास्ट बता दूंगा। इन्होंने वही उधेड़ के रख दिया। इन्होंने बोला कि कोई भी पोजीशन या मोमेंटम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैं अपने डायरी में जिस जिस अंदाज से मैंने इस लाइन को लिखा था, मैं उसको जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगा। आई थिंक मैं इसको और खूबसूरत तरीके से बोल सकता हूं क्योंकि ये इतनी ज्यादा बढ़िया बात है। विच इज he discards the idea of where an electron is, and he discards half of the physics with this. इन्होंने आइडिया ही, देर इज नो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर आइडिया ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्होंने उसी को ही भूल गए कि मैं ये एज्यूम ही नहीं करूंगा कि इलेक्ट्रॉन होता क्या, उसकी कोई फिक्स्ड ट्राजेक्टरी है। साइड पे रखो इस चीजों। इन्होंने सारी के सारी चीज को, ही ओनली केप्ट व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, जो देखा गया है, ओनली इवेंट्स, ओनली फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दे एमिट। इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से दूसरी शेल पे जंप करता है, ऑर्बिट में जंप करता है, तो लाइट को एमिट करता है। डेटा था इनके पास, ओनली डेटा वर्ल्ड गेव हिम इन हैंड, जो भी डेटा उनके हाथ में था बस वही। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे के पूरे डेटा को, पूरे के पूरे फिजिक्स को, इन्होंने ही रिप्लेस्ड नंबर्स विद टेबल्स। यहीं पे ही तो मेन क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हुई। इन्होंने नंबर्स लिए, उसके टेबल बना दिए कुछ ऐसे। अगर कोई मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से है जो ये वीडियो को देख रहा है, वो तो वो बड़ी जल्दी समझ जाएगा कि फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड मैट्रिसेस। इन्होंने कहा कि पूरी की पूरी रियलिटी, द आइडिया ऑफ रियलिटी को अगर हम साइड में रख दे थोड़ी देर के लिए, देन
these matrices these matrices represents reality. इसमें यहां पे रोज हैं, कॉलम्स हैं, इसके नंबर्स हैं जो कि आउटकम है किसी भी एक्सपेरिमेंट के. इन्होंने एक इक्वेशन दी विच वाज एक्स पी माइनस पी एक्स इज इक्वल टू आयोटा एच. ये माइनस साइन की वजह से ये इंसान फेमस है. ये बताना चाह रहे हैं कि एक्स पी पोजीशन मोमेंटम, पी एक्स मोमेंटम पोजीशन. अगर तुम पहले पोजीशन मेजर करते हो किसी चीज की, बाद में मोमेंटम, या पहले मोमेंटम मेजर करते हो बाद में पोजीशन, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स. और इसी एक थॉट ने हिला के रख दिया क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया को उस समय. मतलब जो भी साइंटिस्ट इसमें घुस रखे थे. और यहीं से इनका फेमस एक रिजल्ट आता है डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन दिस, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इसकी एक इंटरप्रिटेशन निकाली जा सकती है. बट इन्होंने बताया मेन कोर आइडिया ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. इन्होंने कहा कि हमने ज्यादातर क्वांटम फिजिक्स जब भी पढ़ी है तो हम श्रोडिंगर के बारे में पढ़ते हैं, बट एक्चुअल रचयिता ऑफ दिस क्वांटम फिजिक्स वाज हाइजेनबर्ग. ये वहां पे बैठे हुए थे. मैं इनकी जब बुक भी पढ़ रहा था, इनकी एक बुक है फिजिक्स एंड फिलॉसफी, तो ये बताते भी हैं उसमें से मैंने कुछ लाइंस ली थी. ही फाइट्स द, मतलब मैंने अपनी लैंग्वेज में उसको रिड्यूस किया था. ही फाइट्स द मैथ, फेल्ड एंड ट्राइड अगेन. इन्होंने बहुत बहुत कोशिश की मैथमेटिक्स को डिराइव करने की. ये तो फाइनल इक्वेशन है जिस पे वो पहुंच गए, ये तो कंक्लूजन है. रास्ता बता रहा हूं क्या था. ही फाइट्स द मैथ, फेल्ड एंड ट्राइड अगेन. इन्होंने उस चीज को ही थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और पेंडुलम्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया. क्योंकि इवन जायंट लोग होते हैं, जो जीनियसेस होते हैं, उनको भी कभी कभी सिंपल प्रॉब्लम्स पे वापिस आना पड़ता है. एंड रात के 3 बजे, फिर से बता रहा हूं, इनकी बुक में पढ़ सकते तुम सारे डिटेल में, बट रात के 3 बजे ये आराम से लेटे हुए हैं. उसी हेल्गोलैंड की बात है. आराम से लेटे हुए हैं और एक बार सोचते हैं कि क्या क्या है इसका मीनिंग, कैसे हो सकता है, मैथ कैसे वर्क करेगा. एंड देन सडनली क्लिक. ऐसा इनको लगा कि सामने एक ऐसी दीवार है जिस पे बहुत बड़ी मूवी चल रही है. क्वांटम फिजिक्स के रूल्स टेबल से गिर रहे हैं. जो बोहर के रूल्स थे ना, वो टेबल से नीचे गिर रहे हैं. इनको ऐसा महसूस हो रहा है पूरा का पूरा क्वांटम रियलिटी इनके सामने है और ये देख रहे हैं. एंड देन बूम, क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हो जाती है और इस इक्वेशन को लिखा जाता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. दिस इज हाइजेनबर्ग्स इक्वेशन, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द बैकबोन ऑफ क्वांटम फिजिक्स. भाई ये नहीं गलत हो सकता यार. जितनी भी हमने ब्रांचेस देखी हैं, कई सारी ऐसी ब्रांचेस है. इन फ्यूचर अगर कभी भी टेलीपोर्टेशन जैसी चीज पॉसिबल हुई, इसकी वजह से होगी यार, इस क्वांटम फिजिक्स की वजह से होगी. जितनी भी ब्रांचेस है, सबको रिवॉल्यूशनाइज करने की ताकत रखती है क्वांटम फिजिक्स, और उसका सबसे ज्यादा मिसयूज भी किया जाता है. और ये कभी गलत नहीं हुई ना. दिक्कत ये है, कोई गलत नहीं इसको साबित कर पाया. अब लेकिन दिक्कत ये थी कि ये इक्वेशन डिराइव करते ही फेल्ट फियर, उन्हें डर लगा. वो एक स्टेप पीछे हो गए क्योंकि इनके पास इक्वेशन आ गई थी लेकिन कोई मीनिंग नहीं था. अगेन ही हैज द इक्वेशन विद नो मीनिंग एट ऑल. वो हाइजेनबर्ग की वो डिजीनेस, वो परेशान वाली हालत ने जन्म दिया क्वांटम फिजिक्स को. एंड दिस इज क्वांटम फिजिक्स. मेरे दोस्तों, वेट अ सेकंड, लेक्चर खत्म नहीं हुआ, कहीं सोच लो. मेरे पास हो रहा है अभी बताने का, विच इज, अगर इक्वेशन का मीनिंग नहीं पता तो भाई उसके इंटरप्रिटेशन ढूंढेंगे. जब तुम्हें नहीं पता कि बिजली कैसे गिरती है, कुछ तो बोलोगे ना. क्या बोलोगे? सबसे इजी आंसर क्या है? भगवान ने गिरी होगी. बारिश आ रही है, तुम्हें नहीं पता कि बारिश कैसे होती है, भगवान कर रहे हैं, है ना. तो वो चीजें, एक्सप्लेनेशंस के लिए काफी सारे लोग आगे आए और कुछ इंटरप्रिटेशंस के बारे में मैं बताना चाहूंगा. सबसे पहला इंसान जो आगे आया वो था शैतान, श्रोडिंगर को भाई इन्होंने वापस जाने की कोशिश की. हाइजेनबर्ग की जो बातें थी वो कहना चाह रहे थे कि जो पार्टिकल है, तुम एक समय पे उसकी एक ही प्रॉपर्टी को, साइमल्टेनियस प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हो.
या तो तुम इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम को मेजर कर पाओगे या फिर पोजीशन को मेजर कर पाओगे। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि अगर मैं इसको एग्जांपल से समझा सकता हूं, मैंने 50 बार बता दिया वैसे ही। अगर मेरे हाथ में ये है, तुम इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, बताना मैं इसको ऊपर करने वाला था, नीचे करने वाला था, लेफ्ट करने वाला था या राइट करने वाला था। नहीं बता पाएंगे। मैं इसकी पोजीशन तो देख पा रहा हूं लेकिन इसका मोमेंटम नहीं, इसका नेक्स्ट पॉइंट नहीं। लेकिन अब स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करो। अब जब तुमने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो ये ब्लर होगा, इसका मतलब ये कई सारी जगह पे दिख रहा होगा एट द वेरी सेम टाइम, है ना, कई सारी जगह पे दिख रहा होगा ये। इस बार पोजीशन खो गई, इसकी एक्चुअल रियल पोजीशन खो गई। तो एक समय पे एक ही चीज मेजर की जा सकती है। इस एग्जांपल में तो तुम लोग अगर ज्यादा फ्रेम रेट पे रिकॉर्ड करो वीडियो तो ये चल जाता है, लेकिन हाइजेनबर्ग ने कहा कि ये जो रैंडमनेस है ये इनहेरेंट है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है हमारे यूनिवर्स की। ये हाइजेनबर्ग की बेसिस थी। लेकिन इधर श्रोडिंगर आते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई ये तो बेकार चक्कर है। ये वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, एकदम स्मूथ कॉन्टिन्यूअस वेव इक्वेशन इन्होंने डिराइव की विच वॉज दिस, जो मैंने काफी बार लिख दिया और काफी बार और भी लिखने वाला हूं विदाउट सॉल्विंग। ये इक्वेशन इन्होंने ला के दी। इन्होंने ऐसे सोचा ये जो साई है ना, जिसको आज हम वेव फंक्शन के नाम से समझते हैं, इन्होंने सोचा ये डेंसिटी ऑफ मैटर जैसी चीज होगी। लेकिन काफी सारे लोगों ने काम किया। मैक्स बोर्न एक इंसान थे, मैक्स बोर्न। इन्होंने बताया, एक बोर्न रूल दिया और बताया ये जो साई है इसके स्क्वायर से हमें मिलेगी प्रोबेबिलिटी किसी भी पार्टिकल के किसी स्टेट में होने की, सिर्फ प्रोबेबिलिटी देगा। ये इंसान को नहीं पसंद था। इवन श्रोडिंगर डिड नॉट लाइक दिस आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी। इन्होंने वो थॉट एक्सपेरिमेंट दिया श्रोडिंगर्स कैट, कि एक डिब्बे में अगर एक कैट को बंद कर दो और उसमें एक कोई भी जहरीली चीज डाल दो, पानी लो उसमें जहर डाल दो, अब बताओ वो बिल्ली जिंदी है या मर गई? नहीं बता पाएंगे ना जब तक डिब्बा ना खोलें। जब मैं डिब्बा खोलूंगा तब पता लगेगा कि वो जिंदा है या डेड होगी। उससे पहले मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ। हाफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी है कि वो उसने नहीं पिया होगा पानी और वो जिंदा है, और हाफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी उसने पी लिया और वो मर चुकी। ये श्रोडिंगर ने एक्सपेरिमेंट बताया इसलिए कि वो क्वांटम फिजिक्स के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट रख सकें। लेकिन आज जब भी क्वांटम फिजिक्स पढ़ाई जाती है इसी एक्सपेरिमेंट का यूज किया जाता है क्वांटम फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। आइंस्टाइन तो बिल्कुल खिलाफ थे। आइंस्टाइन कह रहे कि तुम क्या प्रोबेबिलिटीज से लेके आ गए हो। ये जो आइजनबर्ग थे इन्होंने प्रोबेबिलिटी वगैरह चीजों को, प्रोबेबिलिटीज को इंक्लूड कर दिया इसमें। मैक्स बोर्न ने प्रोबेबिलिटी जैसी चीजें इंक्लूड कर दी। आइंस्टाइन को आइडिया नहीं है। आइंस्टाइन ने बोला कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस। कई बार तुम लोगों ने सुना होगा ये बात कि भगवान कोई वो थोड़ी खेल रहे, डाइस से थोड़ी खेल रहे हैं भाई, प्रोबेबिलिटी पे क्यों चीजें काम कर रही हैं। आइंस्टाइन डिड नॉट लाइक द आइडिया। आइंस्टाइन और बोहर की बहुत फेमस डिबेट है, जरूर देखना उसको। तो आइंस्टाइन ने भी काफी ट्राई किया भाई इसको रॉन्ग प्रूव करने का। जब हम एंटेंगलमेंट की बात करेंगे ना तो पता लगेगा भाई, अच्छी खासी लड़ाई चली है उनकी। और आज तक टिल डेट मैं नहीं कह पाऊंगा कि आइंस्टाइन हार गए थे। आज तक भी मैं जब एंटेंगलमेंट पे आऊंगा तो मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि काफी सारी टिल डेट तक बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। और काफी सारे हमने ऐसा पास्ट में देखा है कि साइंटिस्ट के अपनी थ्योरी के ही कंक्लूजन कभी कभी उन पे विश्वास नहीं करते। जैसे मैक्स प्लैंक का सबसे बड़ा एग्जांपल है। मैक्स प्लैंक ने आइडिया यूज किया था, से बर्थ हुआ वो क्वांटा वर्ड का, मैक्स प्लैंक कांस्टेंट हमें पता है, लेकिन उनको खुद को आइडिया नहीं पसंद था, वो क्वांटा ऑफ एनर्जी। आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, उन्होंने सॉल्यूशन निकाला ग्रेविटेशनल वेव का। उन्होंने उनकी ही थ्योरी से किसी ने सॉल्यूशन निकाला ब्लैक होल का, श्वार्ज़चाइल्ड उनका नाम था। लेकिन आइंस्टाइन पूरे अगेंस्ट थे कि भाई ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। अपनी थ्योरी के कंक्लूजन है बाय द वे आज प्रूव हो चुके हैं, ग्रेविटेशनल वेव भी और ब्लैक होल्स भी कि एग्जिस्ट करते हैं हमारे यूनिवर्स में। नेक्स्ट एग्जांपल है श्रोडिंगर का। श्रोडिंगर ने इक्वेशन दी, सोचा कि ये इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को या क्वांटम पार्टिकल के बिहेवियर को डिस्क्राइब करेगी, उसके इवोल्यूशन के बारे में बताएगी। श्रोडिंगर इक्वेशन भी वैसी ही है। तुम मुझे अब बताओ पार्टिकल के बारे में और मैं फ्यूचर और पास्ट बता दूंगा यूजिंग दिस इक्वेशन। लेकिन मैक्स बोर्न ने जब इसकी इंटरप्रिटेशन निकाल ली
एक्चुअल इंटरप्रिटेशन तो पता लगा, ये प्रोबेबिलिटीज देती है सिर्फ। हाइजेनबर्ग ने अलग तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दिया और श्रोडिंगर ने इंडिपेंडेंटली अलग तरीके से। बाद में एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था पोल डिराक। इन्होंने प्रूव कर दिया कि दो अलग अलग तरीके हैं सेम चीज के बारे में बात करने के। एंड दैट्स हाउ हाइजेनबर्ग आगे आए। एंड और भी अब इक्वेशन का मीनिंग तो पता नहीं। ये जो साई है ये प्रोबेबिलिटी दे रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है जितनी भी हमने क्वांटम फिजिक्स की अभी बात की है वो सिर्फ और सिर्फ टूल हो हमारी ऑब्जर्वेशंस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का, हमारे एक्सपीरियंसेस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का। इसे बोलते हैं क्यूबिज्म इंटरप्रिटेशन। अगर तुम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में बेजियन प्रोबेबिलिटी, बेज थ्योरम, वो सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, वहीं से ही इंस्पायर्ड है ये। शायद क्वांटम फिजिक्स एक टूल है, ऐसा ये कहती है। आई डोंट लाइक दिस आइडिया, बट शायद ये कहते हैं कि हमारे सिर्फ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका और कुछ नहीं। ये जो क्वांटम फिजिक्स है रियलिटी को शो ही नहीं करती, स्पेशली दिस साई। इसके पीछे पंगा है। आज तक भी कोई इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं जानता है। और तुम लोग देखोगे तो काफी सारी वीडियोस में तुम लोगों को दिख जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साई। अरे कोई नहीं जानता भाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव फंक्शन, नो वन नोज। किसी के पास 100% एक्यूरेट आंसर नहीं है। सिर्फ यही नहीं, और भी और बहुत सारे लोग हैं। जैसे एक है आइंस्टाइन जी ही, उन्होंने कहा कि तुम कुछ गलती कर रहे हो। हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर की इक्वेशन के जो इंटरप्रिटेशन है उसके अकॉर्डिंग एक पार्टिकल वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है, मतलब बहुत सारी जगह पे भी हो सकता है, और पार्टिकल की तरह भी, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वेशन। अगर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन जैसे मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो एक पॉइंट पे आ जाएगा, तो वो अपना ग्रैनुलर काइंड ऑफ एक पार्टिकल नेचर शो करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब मैं उसको नहीं देख रहा, कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा, तो वो एटम के अंदर हर जगह पे है। इन अ वेरी शॉर्ट लाइन मैं ये कहना चाहूंगा कि हाइजेनबर्ग ने एटम के बारे में बताया बिना एटम को यूज किए। दैट वाज हार्ड, आई थिंक। तो आइंस्टाइन ने कहा कि कुछ शायद हिडन वेरिएबल्स होंगे, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको अभी हम ढूंढ नहीं पाए हैं, जिसके कारण से तुम लोग ये प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हो। शायद कोई ऐसे वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं। आज तक टिल डेट ऐसी कोई भी हिडन चीज रिवील नहीं हो पाई है। तो हिडन वेरिएबल्स पे हमारा कोई ऐसा खास विश्वास तो है नहीं। फिर होता है कि एक आती है इंटरप्रिटेशन, मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन। जब भी मैं किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे एक पोजीशन पे दिखाई देती है, और बाकी पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन था या वेव थी उसका क्या हुआ, वो भी हुआ होगा, बट इन सम अदर यूनिवर्सेस। या फिर मेरे मेरे एक्सपेरिमेंट करते ही रियलिटी स्प्लिट हो गई कई सारे पार्ट्स में। अलग अलग पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, बट इन सम अदर यूनिवर्स, हमारे में नहीं। और उन सभी यूनिवर्सेस का आपस में कोई लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इस रूम में कई सारी वेव्स एंटर कर रही होंगी, AM, FM, वाईफाई के सिग्नल्स और भी कई सारे सिग्नल्स, लेकिन मेरा फोन वही कैच कर सकता है जो मैं कैच करना चाहता हूं, है ना। ऐसे ही हमारे यूनिवर्स में कई सारी रियलिटीज, पैरेलल रियलिटीज घूम रही हैं। किसी यूनिवर्स में राजन को वीणा मिल चुकी है, इसमें तो नहीं मिली है, तो किसी में आई होप कि मिल गई हो। अगर राजन को वीणा मिल चुकी है और वो दोनों आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते, मैं राजन जिसको वीणा नहीं मिली और वो राजन जिसको शायद मिल चुकी होगी, और कोई तीसरा राजन और कोई चौथा राजन और कोई ऐसे बहुत सारे राजन एग्जिस्ट करते होंगे, वो आपस में कांटेक्ट नहीं कर सकते। दैट इज मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। बट इसको भी थोड़ा और डीप, थोड़ा और अजीब बना दिया जाता है बाय सम पीपल, जैसे डेविड डॉइच। वो बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स पैरेलल रियलिटीज में काम कर सकते हैं। वो कई सारे यूनिवर्सेस में पैरेलल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो शायद राजन, यहां वाला राजन जिसके पास वीणा नहीं है और दूसरा राजन जिसके पास वीणा है, वो दोनों कांटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग अ क्वांटम कंप्यूटर। जस्ट एन इंटरप्रिटेशन बाय द वे, इट इज नॉट द रियलिटी that we know at the moment, just an interpretation of mathematical formulas.
मैथमेटिकल फॉर्मूला ये बताना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अपने किसी भी रिलीजन से किसी बुक में से कोई लाइन पढ़ के आता है, उसकी इंटरप्रिटेशन बताता है कि हमारे में तो ये पहले ही कहा हुआ था। अरे भाई क्या पता उससे जो क्या पता जिसको तुम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो उससे भी डीप बात लिखी हो वहां पे, तुम हमेशा ही याद आते हो कि ये तो हमारे पहले ही लिखा था। अबे लिखा था तो लिखा था, आगे तो बढ़ ले। अब लोग फॉर एग्जाम्पल मुझे भी कहते हैं कि भाई ये तो हमारे पहले ही लिखा था, पहले ही लिखा था। मैं जितने भी क्वांटम कंप्यूटर साइंटिस्ट के साथ अभी बात करता हूँ, जितने भी अभी कनेक्शंस बने, जितनी भी रीच के कारण, देखो जब हमारे पास थोड़े फॉलोवर्स आ जाते हैं ना तो काफी सारे लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, पहले भी जुड़ जाना चाहिए था, बाद में क्यों इनको याद आता है, बट ठीक है। तो काफी सारे लोगों के साथ अभी मैं कनेक्टेड हूं, तो जब उनके साथ डिस्कशन होती है क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, कुछ अपडेट्स के बारे में, कुछ कुछ स्टार्टअप्स के साथ बात हो जाती है, तो क्या मैं उनको ये बोल दूं कि ये तो हमारे पहले लिखा था और उससे काम चल जाएगा? ऑब्वियसली नहीं ना। तो हमें प्रोग्रेस तो आगे करनी होगी ना। हम क्वांटम नेशन बनाना चाह रहे हैं अपने अपने इंडिया को। यही लिख दो टैगलाइन, पहले लिखा था कि हम तो क्वांटम नेशन है। एक इंटरप्रिटेशन आती है कोलैप्स थ्योरी, जो कि कहती है कि तुम देखो ना देखो, ऑब्जर्व करो या ना करो, रियलिटी ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी है। जो वेव फंक्शन है वो ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है, ऑल्दो एक्सपेरिमेंटल डेटा इसे सपोर्ट नहीं करता। मतलब कहने का है तुम देखो या ना देखो, वो जो कैट है ना अंदर, वो या तो जिंदा है या मर चुकी है, वो एक स्टेट में है, तुम्हारे देखने से फर्क नहीं पड़ता। दिस इज कोलैप्स थ्योरी। ठीक है, this is just an interpretation, but the interpretation we will be talking about in throughout the video series जो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं, that is relational interpretation of quantum mechanics। ये जितनी भी अभी मैंने interpretations बताई हैं, क्यूबिज्म हो, कोलैप्स थ्योरीज हो, या फिर रोजर पेनरोस है, वो कहते हैं ग्रेविटी के कारण वेव फंक्शन कोलैप्स होता है, ठीक है वो भी डाल लेते हैं इसमें। मैनी वर्ल्ड हो, हिडन वेरिएबल्स हो, कि सारे के सारे ना अभी भी कुछ क्लासिकली काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे चाह रहे हैं कुछ क्लासिकल मैकेनिक घुसाना, कुछ स्मूथ, बिना कैओस क्रिएट करे। बट द इंटरप्रिटेशन दैट आई लाइक, मैं ये नहीं कह रहा इट इज द ट्रूथ, नहीं रे। वही तो साइंस का मजा है कि तुम एक चीज को सिर्फ प्रोबेबिलिटी के साथ एक्सेप्ट कर सकते हो कि मेरे को पसंद है ये। मैं नहीं कह रहा इट इज द अल्टीमेट रियलिटी, बट पसंद है। रिलेशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि कोई भी चीज हमारे यूनिवर्स में होती है इन रिलेशन विद अदर, दो नथिंगनेस जैसी चीजें मिलती हैं, एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज एम्प्टी। दो एम्प्टीनेस जैसी चीजें मिलती हैं, कुछ क्रिएट होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर। इसके लिए ये एक मान लो मैं ऑब्जर्वर हूं और मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मैं कुछ चीजें देखूंगा जो तुम नहीं देख सकते, बट वाइस वर्सा, तुम भी तो ऑब्जर्वर हो, तुम भी कुछ चीजें देखोगे जो मैं नहीं देख सकता। तो चीजें एग्जिस्ट करती हैं इन रिलेशन विद ईच अदर, नथिंग एल्स। बाकी कोई मीनिंग नहीं है, सब कुछ एम्प्टी है। हम इसको और डीप बनाएंगे जब हम नागार्जुना के बारे में पढ़ेंगे, उनकी मूल मध्यम कारिका के बारे में पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर में, अभी नहीं। बट दिस इज रिलेशनल क्वांटम फिजिक्स की अगर जो भी चीज हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है, कि रियलिटी जो है वो कोई चीज नहीं है, रियलिटी इज नॉट अ थिंग, रियलिटी इज अ कन्वर्सेशन, इट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू। अब टू क्या है, उसके आगे एक क्वेश्चन मार्क है, जो कि हम आने वाली वीडियोस में लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे होंगे। दिस इज जस्ट लाइक कन्वर्सेशन। कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हो, और जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दीज आर सम ऑफ माई पर्सनल थॉट्स जो मैं यहाँ पे इंक्लूड करने वाला हूँ। बाय द वे, ये वो डायरी है जिसको मैं लिखता, ठीक, अभी तो आधी फील्ड भी नहीं हुई है, बट ये वो डायरी है जिसको मैं लिखता, जिसमें मैं अपने पर्सनल थॉट्स डालता हूँ, और मैं खींच के लाने की कोशिश करूंगा उन लोगों को जो कि फंसे हुए हैं कि हमारा तो पहले ही लिखा था, वहां से निकालूंगा। उन्हीं के जगह पे जाके मैं जाऊंगा, वहां पे जो पहले लिखा था ना, मैं वहीं पे जाऊंगा, फिर उनको दिखाऊंगा कि भाई ये लिखा था, अब आ जा, ठीक है लिखा था ना, इतना लिखा था, इतनी तो सच्चाई है ना, अब आ जा, काम करते हैं। बस मेरा इतना सा काम होगा।
ठीक है? और बनाते हैं यार, क्वांटम पढ़ते हैं, क्वांटम को थोड़ा-सा फेमस बनाते हैं अपन लोगों के ग्रुप के बीच में, और मिलते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि बड़ा मज़ा आया होगा। इस वीडियो से मेरे को ये पता लग जाएगा जिसने यहाँ तक देखी होगी, और तुम लोगों से भी पता लग जाएगा कि नेक्स्ट टाइम अगर इतने ही रहे तो मज़ा आ रहा है, वरना शायद बोरिंग हो गया होगा, क्वांटम उतनी इंटरेस्टिंग है ही नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में पता लग जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।